गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नवाचार का अर्थ और परिभाषा उसकी। और बहुत सारी नवाचार से संबंधित उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार, ये सभी चीजें आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नवाचार विधि है, नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो नवाचार का सबसे पहले हम इसे पढ़ने का उद्देश्य भी समझेंगे और इससे रिलेटेड हम नवाचार के अर्थ को भी जानेंगे। तो इसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु या क्रिया में परिवर्तन प्रकृति का एक सार्वभौमिक सत्य है। ये कि परिवर्तन की दृष्टि से विकास की जो व्यवस्था है वो हमारे सामने हमें नजर आती है। तो परिवर्तन एक जीवन यंत्र गतिशील आवश्यक क्रिया है, तो जिससे हमारे समाज के अंतर्गत वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो नवाचार है वो एक विचार है और एक व्यवहार है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाषा शिक्षण है उसमें नवाचार का अत्यधिक महत्व हमें दिखाई देता है। तो उसके अनुसार जो हमारे उद्देश्य हैं वो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्यों में परिवर्तित होते हैं और किस प्रकार से वो हमारे सामने आते हैं वो हम देखेंगे। पहला उद्देश्य है हमारा, शिक्षा में नवाचार के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, बालकों को सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्ति का विकास हो सके, छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, जिससे वो अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहें। अब जब हम इसमें नवाचार की बात कर रहे हैं बच्चों, तो शिक्षा में नवाचार के माध्यम से हम उसमें अधिगम जो प्रक्रिया है उसको सरल बना सकते हैं। केवल हम यही न देखें कि हम एक व्याख्या करके बच्चों को बता रहे हैं, बल्कि हम उसमें क्या नवाचार ला रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चा एक स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सकता है, तो जिससे बालक जो है उसके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं वो निकल कर बाहर आएंगी। जब उसको एक नए तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा अपने आप ही सारे इंद्रियों का उसका विकास होगा और छात्र और शिक्षक दोनों का नवीनतम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें वो परिवर्तन हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम भी एक नए नवाचार से शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। वो शिक्षण जो कक्षा में बैठकर किया जाता है या ब्लैक बोर्ड पर आधारित है, उससे अलग हम नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आ गए। अब हमारे सामने लैपटॉप है, हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, उसमें हम बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो उसमें प्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? छात्रों का भी नवीनीकरण हो रहा है, शिक्षकों का भी नवीनीकरण हो रहा है, उनका जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो पहले अंधविश्वास और कुरीतियां होती थी वो अब छात्रों में, विद्यार्थियों में
नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने उद्देश्य आ रहा है शिक्षा में, शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है। हमें केवल अपने देश तक ही नहीं, हमें विश्व स्तर तक आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जा सके। और हम कर भी वही रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं कि भाई हम नवाचार शिक्षण से सारे विश्व को चकित कर दें कि जहां हमारी शिक्षण प्रणाली हम पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, बच्चे ऐसे ही बैठे हैं। इस समय में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास मोबाइल्स नहीं है, जिससे हम अपनी ऑनलाइन जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकें। और यदि इस तरीके की हमारी व्यवस्था हो गई तो हम अपनी शिक्षण को वहां तक आराम से बच्चों तक पहुंचा सकेंगे, और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो भी आदर्श रूप से जानी जा सकेगी कि उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसी प्रकार के जो उद्देश्य है वो नवाचार शिक्षण लेके चलता है। उसका यही उद्देश्य है कि नई नई टेक्निक्स के द्वारा, नई नई तकनीकी के द्वारा हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं, उनमें इस तरीके के विचार डेवलप करें, इस तरीके के विचारों को उनके अंदर लाएं, जिससे कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था में बदल सकेगी। अब हमारे सामने उसके नवाचार की प्रस्तावना यदि हम देखें तो हम इस तरीके से उसे देखते हैं कि शिक्षा में नवाचार किस किस तरीके के से हमारे सामने आ रहा है। शिक्षा में नवाचार से हम निबंधों को भी देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। नवाचार से अनेकों लाभ हो रहे हैं। नवाचार के गुण हम उनको देख सकते हैं। जब हम नवाचार से अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उनके लाभ भी हमारे सामने आ रहे हैं, उनके गुण भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से नवाचार के जो तरीके हैं उनमें सामाजिक नवाचार भी हमारे सामने आ रहा है। पूरा समाचार जो समाज है वो हमारा नवाचार में बदलता जा रहा है, और नवाचार की आवश्यकता सभी को महसूस होती जा रही है। नवाचार की बहुत सारी विशेषताएं हमें नजर आ रही हैं। नवाचार की उपयोगिता महसूस हो रही है। हम उसमें कई प्रकार की नवाचार की परिभाषाएं भी देखते हैं। नवाचार का अर्थ हमारे सामने आता है कि क्या होता है नवाचार। नवाचार की विशेषताओं की भी व्याख्या की जा सकती है। नवाचार का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, नवाचार का महत्व और उसके क्षेत्र, ये बहुत सारे जो विषय हैं उनसे हमें नवाचार अवगत कराता है और हम उन विषयों की जानकारी महसूस करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि नवाचार का अर्थ क्या है तो हम इसमें देखेंगे कि नवाचार किस प्रकार से हमारे सामने आ रहा है। नवाचार का अर्थ, नवाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आप भी ये देख रहे हैं। नव प्लस आचार, यानी नवीन, नया, और आचार माने अपना आचरण या किसी भी चीज में परिवर्तन, यानी नए तरीके से यदि परिवर्तन किया जाए, नया कुछ विचार किया जाए,
नया आचरण लाया जाए, उसे हम नवाचार कहते हैं। यानी कि हम प्राचीन बातों को छोड़कर नवीन बातों को अपनाएं, नवीन आचरण लाएं, नवीन परिवर्तन करें, कुछ नया करें, तो वो हमारा नवाचार कहलाता है। अब नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति, विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं नवाचार में, जिनमें हम ये देखते हैं कि पूर्व की जो स्थिति है, पहले जैसी स्थिति, पहले जैसी विधियां और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार कर रहे हैं। पहले स्थिति थी कि हम कक्षा में जाते थे, कक्षा में अपने ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक पढ़ा रहा है, वो अपना व्याख्यान देता है और सभी बच्चे बैठकर सुनते हैं। लेकिन अब वो परिवर्तन आप देख रहे होंगे कि वो स्थिति ही बदल गई। अब सब काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है, अलग प्रकार की विधियां हैं, हम पीपीटी तैयार कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम उन विधियों के द्वारा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और नए नए तरीके के पदार्थ हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें नवीनता का संचार कर रही हैं, हमारे अंदर नवीनता ला रही हैं। और नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द से, इनोवेट शब्द से बना हुआ है। हम अंग्रेजी में इसे इनोवेशन कहते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, नया कुछ अपने जीवन में हम ला रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। तो नवीनता का अर्थ हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि प्राचीन विधियों, प्राचीन स्थितियों, प्राचीन चीजों से हटकर जब हम कुछ नया करते हैं, नवीनता लाते हैं, उसी परिवर्तन को नवाचार कहते हैं। अब इस विषय में नवाचार की परिभाषाएं देखते हैं। नवाचार की परिभाषाएं अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। इसमें रोजर्स के अनुसार नवाचार की परिभाषा क्या है? नवाचार वह विचार है, रोजर्स बोल रहे हैं कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। यानी नवाचार एक ऐसा विचार है जिससे हमें यह प्रतीत होने लगता है, हमारे अंदर यह उत्सुकता होती है, जानने की इच्छा प्रकट होती है कि जो व्यक्ति है वो नवीन विचारों के रूप में करे। जो भी व्यक्ति है वो जो कुछ करे वो नवीन विचारों के रूप में करे, नवीनता लाए अपने अंदर। तो इन नवाचार से हमारे अंदर ऐसा विचार प्रतीत होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब नया कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नवाचार कहलाएगा। अब इसमें अगली जो परिभाषा है वॉर्नेट के अनुसार, वॉर्नेट भी नवाचार की परिभाषा दे रहे हैं। नवाचार एक विचार है, व्यवहार में अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टिकोण से भिन्न है। इसमें जब नए व्यवहार की बात करी जा रही है, नए पदार्थों की बात करी जा रही है, तो नवाचार का ध्यान हमें जरूर आएगा। उन्होंने भी इसको इसी प्रकार से परिभाषित किया है
वॉर्नेट ने कि नवाचार तो एक विचार है जो कि हमारे व्यवहार में आता है। हम नए नए प्रकार के पदार्थों को काम में लेते हैं, नवीनता उनमें लाते हैं, और जो हमारा वर्तमान स्वरूप है उसमें हम ये देखते हैं कि इस तरीके के चीजों से गुणात्मक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है, उसमें भिन्नता आ रही है। पहले जो दृष्टिकोण था उसमें अलग प्रकार से हमें गुणात्मक दृष्टिकोण देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि नवाचार की जब बात होती है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। हमारे सबसे पहले तो विचारों में ही परिवर्तन आ जाता है। हम कुछ नए ढंग से सोचने लग जाते हैं। हमारी जो प्राचीन चीजें हैं, हम जो प्राचीन तरीके से जो सोचा करते थे वो हमारे पीछे रह जाती है। हम नवीनता के रूप में प्रकट होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें नवाचार से नवीन कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब हम देखें कि हमने नवाचार के बारे में विषय में बहुत सारा कुछ अभी अर्थ देख लिया, परिभाषाएं देख ली। अब हम ये देखें कि उसकी विशेषता क्या है। नवाचार की विशेषताएं बहुत सारी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, शिक्षा में नवाचार में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। बहुत अच्छी विशेषता है ये कि जब भी हम शिक्षा में नवाचार देखते हैं तो उसमें क्रियाशीलता हमें दिखाई देती है। हम निष्क्रिय नहीं रहते, हम क्रियाशील हो जाते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ हमें करना है। तो नवाचार में नया कुछ करना होता है और प्रायोगिकता की प्रवृत्ति उपस्थित हो जाती है कि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रयोग नया करके दिखाना है जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो और अच्छी तरह पढ़ के कुछ नया सीख सके, अपना जो इंद्रियां हैं उनकी वो क्रियाशील हो सके। तो ये विशेषता कितनी अच्छी नवाचार से हमारे सम्मुख आई है। अब दूसरी बात यह है कि यह प्रयास पूर्ण किया जाने वाला कार्य है। ये जो नवाचार है, हम ये सोचें कि हम आराम से बैठे रहें और नवाचार हो जाए, ऐसा नहीं। जब हम नवाचार की बात कर रहे हैं तो वहां प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा, और प्रयास थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा प्रयास करना होता है। तो ये जो नवाचार है हमें प्रयास करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर हम इन चीजों को, नई नई चीजों को नहीं सीखेंगे, नहीं प्रयोग में लाएंगे, तो ये हमारा अपूर्ण प्रयास हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस प्रयास को जारी रखना पड़ेगा यदि हमें नवाचार से जुड़ना है। तो नवाचार के द्वारा जो वर्तमान विधियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। तो वर्तमान जो विधियां, हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम व्याख्यान विधि थी या हमारी प्रश्न विधि थी, इन प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि, इन विधियों को हम अपनाते थे। लेकिन अब परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम खेल विधि से भी पढ़ाते हैं, स्रोत विधि से भी पढ़ाते हैं। बहुत सारी विधियां हमारे सामने नई नई नए नए प्रकार की आती है जिनसे हम उन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिनसे उनकी परिस्थितियों में सुधार आता है और भी नए नए चीजों से वो सीखते हैं। तो इस तरीके की जो नया
विचार है, नई जो परिस्थितियां हैं, उनके द्वारा यदि हम प्रयास करें तो और भी वर्तमान में नवाचार की विधियां हमारे सामने आ सकती हैं और हम विद्यार्थियों को उनके द्वारा पढ़ा सकते हैं। नई नई जो चीजें हैं, नई नई विधियां हैं, उनके माध्यम से हम उनके विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीक को विद्यालय में पहुंचाया जाता है। ये देखिए, शिक्षा में नवाचार के माध्यम से, शिक्षा में यदि हम नवाचार लाएंगे तो नई नई टेक्निक्स के द्वारा नवीनतम जो तकनीकी है उनको हम विद्यालयों में भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में, वर्तमान में, कि विद्यालयों में इस तरीके की टेक्निक्स अपनाई नहीं जाती थी, तकनीकी नहीं अपनाई जाती थी नई, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था। अब धीरे धीरे शिक्षा में नवाचार आ रहा है, तो उसके माध्यम से विद्यालयों तक नवाचार की पहुंच हो गई है। विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि शिक्षा में नवाचार आया और इसके माध्यम से जो नवीन तकनीकी है उनको भी हमने विद्यालय तक पहुंचा दिया। अब अगला पॉइंट हमारे सामने बिंदु आ रहा है कि जो नवीन शिक्षण तकनीकी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। पहले क्या था कि जो विद्यार्थी थे, केवल शिक्षक बोल रहा है और विद्यार्थी बैठे बैठे सुनते रहते थे। एक दो प्रश्न पूछ लिया शिक्षक ने तो उसका जवाब दे दिया करते थे। परंतु नवीन शिक्षण तकनीकी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है। पूरी तरीके से बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से भी सीख रहा है, अपना दिमाग भी उसमें प्रयोग में ला रहा है, अपने जो सारी जो इंद्रियां हैं उसकी सारी इंद्रियां प्रयोग में आ रही हैं। और जब सारी तरीके से वो जुट जाता है नवीनता की ओर, तो फिर उसका पूरा सर्वांगीण विकास होना संभव है। और हम चाहते भी यही थे। हमारा उद्देश्य क्या था कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, और नवाचार शिक्षण से ये पूरी तरीके से संभव हो रहा है। तो नवाचार शिक्षण हमारे जीवन में बहुत अधिक एक नवीनता ला रहा है, नवीन नवीन चीजें आ रही हैं हमारे सामने। अब जब हम नवीनता की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नवाचार के जो प्रकार हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। नवाचार के प्रकारों में कई प्रकार से नवाचार के प्रकार हैं जो कि हम देख पा रहे हैं। अब पहला जो प्रकार है तकनीकी नवाचार, तकनीकी नवाचार। दूसरा है उत्पाद एवं सेवा नवाचार। अगला है रणनीति एवं संरचनात्मक नवाचार। और आखिरी में है सांस्कृतिक अभिनव। ये हमारे सामने नवाचार के प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन नवाचार के जो प्रकार हैं उनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहला हमारे सामने तकनीकी नवाचार।
तकनीकी नवाचार की एक विस्तारित अवधारणा है नवोन्मेष, यानी नया कुछ, उन्मेष यानी करना, नया उन्मेष करना, नया बनाना। जबकि नवाचार एक अच्छी तरह से परिभाषित अवधारणा है। इसका कई लोगों के लिए व्यापक अर्थ है और विशेष रूप से शैक्षणिक और व्यावसायिक दुनिया में कई समझ है। तो इस प्रकार से इनोवेशन बाजार में या जनता में नई सेवाओं और उत्पादों को विकसित करने के अतिरिक्त कदमों को जोड़ने का अर्थ है जो अनचाही जरूरतों को पूरा करते हैं या उन समस्याओं को हल करते हैं जो अतीत में नहीं थी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हालांकि पूरे संगठन को कवर करने के बजाय किसी उत्पाद या सेवा के तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि नवाचार केवल द्वारा संचालित नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक विशिष्ट नवाचार को सक्षम करने के लिए तकनीकी नवाचार संगठन के उत्पादन प्रक्रिया में इसमें बदलाव का संदर्भ देते हैं। किसी संगठन की उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन जिसमें इसके ज्ञान और कौशल आधार सम्मिलित है को मात्रा में अधिक उत्पादन बनाने के लिए या अधिक कुशल उत्पादन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन उत्पादों या सेवाओं के निर्माण के लिए कार्य विधि, उपकरणों, वर्कशॉप तकनीकी में शामिल किए जाते हैं। अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी परिवर्तन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के तरीकों में बदलाव के बारे में है। परंपरागत रूप से नवाचार तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के उपयोग से जुड़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक नवाचार वैज्ञानिक ज्ञान के औद्योगिक अनुप्रयोग के कारण ये नवाचार नहीं माना जा सकता। अगर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक नया नवाचार विधि में प्रयोग है। और इनोवेशन के संगठनात्मक प्रक्रियाओं को बदलने या वाणिज्य रूप से व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए नए ज्ञान का उपयोग शामिल है। नवीन तकनीक, प्रयोगों के परिणाम, रचनात्मक अंतर्दृष्टि या प्रतिस्पर्धा जानकारी नए ज्ञान के स्रोत हो सकती है। हालांकि यह नवाचार तब होता है जब विचारों और जानकारी के लिए एक नए संयोजन सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। नए विचारों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक नई तकनीक है। प्रौद्योगिकी नई संभावनाएं पैदा करती है और कच्चे माल को प्रदान करती है जो कंपनियां नए उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए उपयोग करती है। लेकिन प्रौद्योगिकी नवाचार का एकमात्र स्रोत नहीं है। मानव संसाधन, फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, सेवा या अन्य मूल्य जोड़ने वाले क्षेत्रों में नवाचार हो सकते हैं
जिनके साथ हाईटेक कुछ भी नहीं है। तो तकनीकी नवाचार से हम ये विचार रख सकते हैं कि तकनीकी नवाचार वह है जिसमें नई नई तकनीकी के द्वारा नया कुछ इनोवेशन करने पर हम जो विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ नया सिखा सकेंगे, तकनीकी के माध्यम से नया कुछ सिखा पाए, नए नए उनमें विचार का विकास कर पाए। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट, नया जो विकास है वो हो रहा है। दूसरा है उत्पाद और सेवाएं। अब उत्पाद और सेवाओं से नवाचार इस प्रकार से प्रकट हो रहा है कि उत्पाद और सेवा नवाचार संगठन के उत्पाद और सेवा यानी आउटपुट का संदर्भ देते हैं कि नए उत्पाद पूरी तरह से नई उत्पाद लाइन या मौजूदा उत्पाद के छोटे अनुकूलन के रूप में हो सकते हैं। नए उत्पादों को नए बाजार, नए ग्राहकों को विकसित करने या बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। और इसी प्रकार जिस तरीके से बाजार में इस तरीके की सेवाएं, नया कुछ देखने के लिए मिलता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों में भी यदि हम देखें तो हम इस प्रकार की हिस्सेदारी उसमें कर सकते हैं, उनमें नई नई सेवाओं का परिचय दे सकते हैं। और यदि हम इस तरीके से नया कुछ उसमें प्रयोग में लाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र, विद्यार्थी भी कुछ नया कर कर दिखाएंगे। तो जब हम नया कुछ इनपुट कर रहे हैं तो अपने आप ही नया आउटपुट निकल कर आएगा। तो इस तरीके से जो शिक्षक है वो अपना नया कुछ उत्पाद करे और उनमें उन नई सेवा उन्हें दे। तो इस आधार पर, उन सेवाओं के आधार पर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी कुछ नया सीख पाएंगे और नई नई चीजों के द्वारा हमारा ये प्रयोजन चल सकेगा। उसके बाद रणनीति और संरचनात्मक नवाचार। रणनीति और संरचनात्मक नवाचार एक संगठन के प्रशासनिक खंड का संदर्भ लें तो यह संगठन में प्रबंधन या पर्यवेक्षण से संबंधित है। और इस संदर्भ में जिसमें संगठन के रणनीतिक प्रबंधन और संरचना नीतियों, लेखांकन और बजट प्रणाली, इनाम प्रणाली, श्रम संबंध, समन्वय उपकरण, प्रबंधन सूचना और नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन शामिल है। तो यदि हम रणनीति और संरचनात्मक विचारों को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी रणनीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे हम छात्रों को कुछ नया सिखा सके। तो नवाचार की रणनीति में हमें नए नए इनोवेशन करने होंगे, नया कुछ उनके सामने लाना होगा। हम पढ़ाई को एक केवल क्लासरूम तक ही सीमित ना रखें, उसके अलावा कुछ नया संरचना करें, कुछ नया कुछ उनके सामने प्रदर्शित करें। तो बच्चों को एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम ये कह सकते हैं कि जब हम कुछ नई रणनीति बनाते हैं, शिक्षक सबसे पहले अपनी रणनीति इस प्रकार से बनाए कि आज मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा हूं तो कुछ नया, कुछ मॉडल बनाकर उनको पढ़ाऊं या कोई अपना ऐसा टीचिंग एड ले जाऊं जिसके माध्यम से मैं उन्हें पढ़ाऊं, कुछ ऐसे सोर्स ले जाकर उन्हें पढ़ाया जाए
कि जिसके माध्यम से उनका जो ज्ञान है वो एक स्थायी ज्ञान की तरह उनके अंदर समावेश हो जाए। तो इस तरीके की जब हम प्रणाली को अपने अंदर लाएंगे, शिक्षक खुद में अगर इन चीजों को समावेश करेगा, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी इन चीजों से प्रभावित होंगे और वो भी इन इसकी संरचना, नीतियां, इन सब को अपने अंदर लाने का प्रयत्न करेंगे। अब अगला हमारे सामने सांस्कृतिक अभिनव। सांस्कृतिक नवाचार उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो कर्मचारी के दृष्टिकोण, मान्यताओं, मूल्यों, अपेक्षाओं, क्षमताओं और व्यवहार में हो सकते हैं। संस्कृति नवाचार कर्मचारियों के विचारों को बदलने के लिए बदलता है। ये प्रौद्योगिकी संरचना या उत्पाद और सेवाओं की बजाय मानसिकता में परिवर्तन लाता है। अब हम जब सांस्कृतिक अभिनव की बात करते हैं तो ये एक संस्कृति, हम कहें कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें कुछ नया करने का अपने अंदर यदि वो है, तो हम बच्चों को भी उस तरीके की परिवर्तन को दिखा सकते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो संस्कृति के माध्यम से हमारे अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं हमें विद्यार्थियों के हिसाब से परिवर्तन करना होगा और उसी परिवर्तन से हमें इसके अंदर नवाचार में बहुत अधिक महत्व नजर आने लगेगा। अब जब हम इन चीजों को देख चुके तो अब नवाचार के महत्व को हमें देखना होगा, जो कि निम्न बिंदुओं में समझाए गए हैं। मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए जो भी मूल्य शिक्षा का कम होती जा रही है उसको भी हमें नवाचार से रोकना होगा। नई नई हमें जो मूल्य हैं उनको बताना होगा कि यदि हम इन मूल्यों को अपने अंदर नहीं लाए तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें उनके जो शरण हो रहा है, जो रुकावट आ रही है, जो कमी आ रही है मूल्य शिक्षा में, उसमें भी कहीं ना कहीं हम बदलाव ला सकते हैं। तो अब मूल्य शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद हमारे सामने आती है सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक सद्भावना से तात्पर्य हम मानते हैं कि जो संप्रदाय हैं, अलग अलग हम संप्रदायों में जो बटे हुए हैं उनको हम अलग अलग ना मान के एक एकता का भाव रखें कि सभी हमारे लिए अच्छे हैं, सबका हम आदर करें। तो इस तरीके का जब भाव हम अपने अंदर लाएंगे तो कहीं भी हमारे अंदर सांप्रदायिकता, अलग अलग संप्रदाय, ये सब हमारे अंदर से निकल जाएगा और सांप्रदायिक की भावना आ जाएगी। हम सभी संप्रदायों को एक मानकर चलेंगे। अगला है परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली। परिवर्तन के अनुसार जब शिक्षा प्रणाली है तो उसमें अनेक समस्याओं का समाधान हमें देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी संभव हो सकेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए भी नवाचार शिक्षण आवश्यक है। वो भी एक प्रभावशाली अधिगम हो सकता है। ज्ञान का स्थायित्व हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी कि ज्ञान का स्थायित्व हो जाता है। हम मॉडल से पढ़ा रहे हैं या किसी अदर सहायक सामग्री से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में वो चीजें सीधे जाती हैं और उसका स्थायित्व पैदा हो जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक उद्देश्य जो हमने लेके चले हैं उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। अब धीरे धीरे हमें ये भी देखने में आ रहा है कि जो
शिक्षण अधिगम सामग्री है, उसके प्रयोग के लिए भी महत्व है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्व है। कौशल का विकास भी इससे हो सकता है। नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु भी इस सामग्री को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण संभव हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी नवाचार शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुसंधान के रूप में भी नवाचार शिक्षण को समावेश किया जा सकता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग के लिए भी इसे देखा जा सकता है। और अंत में हम शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता की जब बात करते हैं तो शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जब हम राज्यों का कल्याण की सोचते हैं तो उसके लिए भी नवाचार शिक्षा जरूरी है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानव संसाधन का विकास करने हेतु, सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु शिक्षा, क्योंकि आजकल नवाचार का युग है। तो यदि हम रोजगार के लिए जाएंगे तो उसमें हमें नवाचार शिक्षा हेतु बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, तभी हम नए अवसर उनमें देख सकते हैं। और अब नवाचार के क्षेत्रों की बात करते हैं। शैक्षिक नवाचार के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो भी निम्नलिखित: शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री, क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण एवं समसामयिक दृष्टिकोण। ये हमारे शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र हैं। अब नवाचार के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमने करी बहुत सारी जानकारी प्राप्त। अब और जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नए नए महत्वपूर्ण रेफरेंसेस हैं, लिंक हैं, जिन पर आप जाकर और अधिक नवाचार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हम एमसीक्यूज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा बिंब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। इसका उत्तर है भाषा बिंब का बनना। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्यतिरेक विधि। इसमें इसका उत्तर है अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है, रेडियो के कार्यक्रम प्रसारण समय सीमा समाप्त करने वाला संसाधन है? कौन सा संसाधन है? ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामाफोन। इसका उत्तर है टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, वह विधि होगी, कौन सी विधि कहलाएगी? प्रत्यक्ष विधि, वाचन विधि, साहचर्य विधि, भाषा संसर्ग विधि। इसमें उत्तर इसका है प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि अन्य से भिन्न है? अनुकरण विधि, भाषा संसर्ग विधि, श्रुति लेखन विधि, व्यतिरेकी विधि। इसका उत्तर है व्यतिरेकी विधि। अगला प्रश्न, कौन सा अनुकरण विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है? रूपरेखा अनुकरण, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण। इसका उत्तर है रचना अनुकरण।
अगला प्रश्न आता है, एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो सकती है वह है श्रुति लेखन विधि, परिवेक्षक विधि, संस्मरण भाष्य विधि, अभिकेंद्रित विधि। इसका उत्तर है स्मरण भाष्य विधि। अगला प्रश्न, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? सबसे प्राथमिक उपागम है अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याकरण विधि, व्यतिरेक विधि। उत्तर है अनुकरण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन मेरे सामने खड़ा है, कथन में कौन सा बिंब निर्मित हो रहा है? दृश्य, श्रव्य, विचार, भाव। एकदम सरल प्रश्न, उत्तर है दृश्य। अंतिम प्रश्न है, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? अनुकरण, भाषा संसर्ग, ध्वन्यात्मक, व्याकरण अनुवाद। इसका उत्तर है व्याकरण अनुवाद। अब नवाचार विषय के संदर्भ में आज हमने ज्ञान प्राप्त किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।